पेपर में आ जाइए भाई, हम लोग पार्ट ए डिस्कस करेंगे और पार्ट बी का एमसीक्यू और एसएक्यू। पार्ट ए में आइए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 मार्क्स वाला डिस्कस कर रहे हैं। स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड विल बी फॉल एंड वाइस वर्सा, अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट। हिंदी में एक बार बोल दे, हिंदी में बोल दे, मांग का नियम प्राइस वस्तु और उसके प्राइस से संबंधित है। वस्तु और उसके प्राइस से, जब वस्तु का प्राइस ज्यादा हो जाता है, माने वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो मांग कम होता है, वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो मांग कम होता है, और वस्तु का प्राइस कम होता है तो मांग, अन्य कारक स्थिर होना चाहिए, अन्य कारक, इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? चलिए, उसके बाद बोला व्हाट इज मीन्ड बाई एन इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स मीन्स लो क्वालिटी गुड्स। इन्फीरियर गुड्स मीन्स लो क्वालिटी गुड्स, नॉन लग्जरियस गुड्स, नॉन लग्जरियस, लो क्वालिटी गुड्स, नॉन लग्जरियस गुड्स, इसे कहते हैं इन्फीरियर, माने निम्न क्वालिटी का भोजन, माने नीच स्तरीय, निम्न स्तरीय क्वालिटी का भोजन को हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? निम्न स्तरीय माने नीचे स्तर का जो गुड्स होता है उसे कौन सा गुड्स कहते हैं भाई? इन्फीरियर गुड्स। कौन सा? जिनके इनकम कम होता है वो क्या खाएंगे भाई? इन्फीरियर गुड्स खाएंगे, क्या करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग में परिवर्तन होगा इनकम में परिवर्तन होने के कारण, मांग में परिवर्तन होगा इनकम में परिवर्तन होने के, अन्य कारक स्थिर होना चाहिए, अन्य कारक लिखवाए थे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिफाइन है परसेंटेज चेंज इन क्या चीज? क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, एनी कमोडिटी ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन 1%, परसेंटेज चेंज ड्यू टू द परसेंटेज कितना? 1% चेंज इन इनकम, 1% चेंज इन अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द, किसका बात करें? इनकम इलास्टिसिटी। किसका बात कर रहे हैं? हिंदी में आगे ही बोल दिए कि डिमांड में परिवर्तन होगा इनकम में परिवर्तन होने के कारण, इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। फार्मूला लिख देंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम, माने मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा, डिवाइड का साइन दे देंगे, नीचे क्या दे देंगे? परसेंटेज चेंज इन आय। समझ रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सवाल तो पढ़ाए ही थे। सवाल है भैया आर्क कमोडिटी कितना हो गया? 6 से कितना हो रहा? 9। 6 से कितना हो रहा? समझ है? जाते समय हम सवाल नहीं हुआ तो 1-2 को दिखा देंगे बोर्ड में और वीडियो वाले को भी दिखा देंगे। चलिए, डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल जहाँ भी रहेगा समझिएगा एक्स्ट्रा, एडिशनल, एक्स्ट्रा, समझ रहे हैं? अतिरिक्त, समझ पा रहे? लागत को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अतिरिक्त लागत को क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अतिरिक्त लागत कब लगेगा? जब एक भी एक्स्ट्रा एक भी एक्स्ट्रा यूनिट बनाएंगे, एक भी एक्स्ट्रा यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का लिखवाए थे डेफिनेशन, इट इज एडिशन टू द टोटल कॉस्ट, इट इज एडिशन टू द, इट इज एडिशन टू द व्हेन वन एक्स्ट्रा यूनिट विल बी प्रोड्यूस, वन एक्स्ट्रा यूनिट विल बी प्रोड्यूस, इसे कहते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट। समझ पा रहे हैं? टोटल कुल लागत में बढ़ोतरी हो जाएगा जब हम एक भी एक्स्ट्रा यूनिट बनाएंगे, एक भी हम क्या बनाएंगे? एक्स्ट्रा यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? वाई लॉन्ग रन कॉस्ट नेवर एक्सीड शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लॉन्ग रन कॉस्ट क्यों ज़्यादा नहीं होता है शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से? क्योंकि लॉन्ग रन में सारे कॉस्ट क्या होते हैं? परिवर्तनशील। क्या होते हैं? और शॉर्ट रन में सारे कॉस्ट परिवर्तनशील नहीं होते हैं। समझ पा रहे? बिकॉज इन द लॉन्ग रन ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर, इन द लॉन्ग रन ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर एंड इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स्ड एंड सम कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि लॉन्ग रन में उत्पादन के सारे जो लागत है परिवर्तनशील होते हैं, और शॉर्ट रन में क्या होते हैं? उत्पादन के कुछ लागत स्थिर होता है तो कुछ परिवर्तनशील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो। सो दैट एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू ईच अदर है। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट किस में रिलेशन बताना है? रिलेशन एमॉन्ग टीआर, एआर एंड एमआर अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे प्राइस बराबर था। प्राइस किसके बराबर था? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू और जो लोग क्लास नहीं किया, रेवेन्यू वाला चैप्टर मेरा देख लीजिएगा। समझ रहे हैं? ज़्यादा मिनट का नहीं है, 7-8 मिनट में कंप्लीट कर दिए रेवेन्यू चैप्टर, हमारे प्लेलिस्ट में है भैया, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
इफ प्राइस वेरिएबल हाउ आर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू रिलेटेड। अगर प्राइस वेरिएबल होगा माने वही वाला रेवेन्यू चैप्टर से ही कि अगर प्राइस परिवर्तनशील होगा तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन किस तरीका से होगा, किस तरीका से आप दिखाओगे, समझ रहे हैं। देख लीजिएगा वहाँ से, क्योंकि डायग्राम हमको दिखाना होगा और टेबल पे दिखाना होगा, समझ रहे हैं, अभी संभव नहीं है। आगे बढ़ते ई नंबर, व्हाट इज मीन्ड बाई एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, आसबेना एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई, उसके बाद वाला नहीं आएगा, डिस्पर्सन भी नहीं आएगा। जी नंबर में आ जाइए, व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जनरली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, disguised unemployment generally found in agricultural sector. It means marginal productivity of labor equal to zero. It means marginal productivity of labor equal to zero. Disguised unemployment कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है, disguised unemployment कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है। और हम कितना भी श्रमिक खटवा लें उसका जो प्रोडक्टिविटी होगा, क्षमता होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। क्षमता क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड। नेक्स्ट देखिए भैया क्या है, मेंशन 2 कॉजेज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया। क्या कारण है भाई कि लोगों का इनकम किसी का कम है तो किसी का ज़्यादा है। पहला कारण है अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या भैया, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी का इनकम, रोजगार है भी तो उसका इनकम कम है, रोजगार है भी तो माने काम कर रहा बहुत ही कम पैसा पे, अंडर एम्प्लॉयमेंट। कौन सा, पहला कारण अंडर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा कारण इनकम इनइक्वालिटी का अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार है, कोई काम कर रहा कोई नहीं काम कर रहा, समझे। अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा बोलिए, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। इंडस्ट्रियल सिकनेस, इंडस्ट्रियल समझ रहे, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, क्वालिटी प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट है, ये सब क्या है, इनकम इनइक्वालिटी के कारण है, इनकम इनइक्वालिटी के। उसके बाद देखो क्या है, मेंशन 2 एडवांटेजेज विच इंडिया एंजॉय एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का 2 एडवांटेज बताना है जो इंडिया को मिलता है, समझ रहे। क्लास में नहीं लिखवाया उसको लिखाया जाएगा, समझ पा रहे, आज ही दूसरा दिन नहीं, आज ही लिखाया जाएगा, उसके बाद समझाया जाएगा। नेक्स्ट, वाई लाइफ इंश्योरेंस कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या एश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्यों बोलते हैं, LIC को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी उसी दिन पढ़ाए थे ना, क्योंकि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जिंदा रहोगे आपको मिलेगा पैसा, मर जाओगे आपके घर वाले को पैसा दे देंगे, समझ पा रहे। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। तो LIC जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के सिद्धांत पे है, क्योंकि पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर जीवित है तो आपको मिल जाएगा जब समय पूरेगा, LIC का माने इंश्योरेंस का जब समय पूरेगा तब मिल जाएगा, और अगर आप की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के समय मिलेगा। दोनों में जो पहले होगा उस समय आपको पैसा मिलेगा। लिखवाए थे कि LIC इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकॉज कंपनसेशन इज पेड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ इंश्योरेंस और डेथ ऑफ पर्सन, डेथ ऑफ विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज, समझ रहे हैं। मैंने पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, या तो आपको डेथ के केस में मिल जाएगा या तो आपका समय पूर जाएगा, दोनों में जो पहले हो जाए। पहले मर जाइए तो पहले मिलेगा, और नहीं तो जिंदा रहिए समय पूर जाएगा तो मिलेगा, समझे। चलिए, मरना कौन चाहता है, डाउट। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन माने उदारीकरण, समझ पा रहे हैं। माने हम लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑल रेस्ट्रिक्शन, रिमूवल ऑफ एक्सेप्ट फ्यू, एक्सेप्ट रेस्ट्रिक्शन को हटा देना, रेस्ट्रिक्शन को हटा देना, कुछ रेस्ट्रिक्शन को छोड़ करके, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू रिमूवल ऑफ ऑल अननेसेसरी लाइसेंस रेस्ट्रिक्शन, समझ पा रहे, रिमूवल ऑफ ऑल अननेसेसरी लाइसेंस रेस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट फ्यू, एक्सेप्ट अननेसेसरी जो लाइसेंस है रेस्ट्रिक्शन उसको हटा दीजिए, कुछ को छोड़ दीजिए, समझ पा रहे। इसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। क्या कहते हैं, समझ रहे, जिससे हम लोग का आराम से व्यापार हो सके, इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लिबरलाइजेशन भी नहीं लिखाया गया है, छूटा हुआ लिखाया जाएगा। आइए नेक्स्ट में आइए, पार्ट बी में आओ, पार्ट बी MCQ आपका 10 मार्क का है भैया। पार्ट बी 1 का 1 में आओ, सेकेंड ऑर्डर और सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इन अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट इज। सेकेंड कंडीशन क्या है, MC कर्व इज अपवर्ड राइजिंग, MC कर्व इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का 2 कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या था, MR इक्वल टू, और दूसरा कंडीशन क्या था, MC कर्व इज अपवर्ड राइजिंग।
एमसी कर भी यही हम दो पॉइंटे लिखाए थे, चैप्टर फिनिश कर दिए थे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का दो कंडीशनल लिखाए थे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। बोलो क्या बोले? फर्स्ट ऑर्डर क्या है? एमसी इक्वल टू एम आर, माने एम आर इक्वल टू एम सी, एम आर इक्वल टू, और दूसरा क्या था? एम सी कर भी अपवर्ड राइजिंग। क्या पूछा है? सेकंड ऑर्डर। क्या पूछा है? उसके बाद देखो क्या है, एक कंडीशन ऑफ, ये तो आएगा नहीं, मोनोपोलिस्ट हटाओ, 3 नंबर भी नहीं आएगा, 4 नंबर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी? गरीबी को इसमें से कौन सा इकोनॉमिक्स माप नहीं किया था? सुन लो, गरीबी को समझ रहे, मिनहास ने माप किया था, प्रणव वर्धन ने भी माप किया था, और डेंडेकार एंड राट ने भी इस पे स्टडी किया था। महालनोबिस ने स्टडी नहीं किया था, गरीबी का मेजरमेंट नहीं किया था। महालनोबिस होगा। बोलो कौन नहीं मेजरमेंट किया गरीबी का मेजरमेंट? कौन नहीं किया? तो कौन नहीं किया? महालनोबिस। आगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब पैदा हुआ था? 1995, यही पूछा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, कब पैदा हुआ था? 1995। जोर से बोलो। उसके बाद देखो, इफ अ फर्म स्टॉप इन प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन द अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट विल बी। एक तो फर्म है जो शॉर्ट रन में कुछ समय के लिए बंद कर दिया, फैक्ट्री बंद कर दिया, तो फैक्ट्री का भाड़ा तो लगेगा, वर्कर का सैलरी तो लगेगा, फैक्ट्री का भाड़ा लगेगा। जैसे कोरोना टाइम में बिग बाजार बंद कर दिया, तो बिग बाजार का फिक्स कॉस्ट तो लग ही रहा था, कुछ वर्कर को सैलरी देना पड़ेगा, भाड़ा आपको देना पड़ेगा। बंद है तो क्या होगा? भाड़ा देना होगा ना। माने क्या लगेगा? टोटल कॉस्ट आपका क्या कहलाएगा? फिक्स कॉस्ट ही टोटल कॉस्ट कहलाएगा। फिक्स कॉस्ट ही कोरोना में मालूम है ना, सब ऑर्गेनाइजेशन बंद था, तो जिसका भाड़ा पे था तो भारत वाला भाड़ा छोड़ा था, क्या नहीं छोड़ा था? भाड़ा देना पड़ा, वर्कर को सैलरी देना पड़ा। अब हमारे स्कूल का ले लो कहानी, हमारा स्कूल बंद था, क्या भाड़ा नहीं लगा होगा? वर्कर का सैलरी नहीं लगा होगा, नहीं सैलरी लगेगा तो वर्कर टिकेगा नहीं, दूसरा दुआरी देखने लगेगा, कुछ वर्कर को पेमेंट देकर रोकना पड़ता है। समझे क्या बोले? किसका बात करें? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भैया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉज द सप्लाई कर्व ऑफ प्रोडक्ट टू शिफ्ट टू द राइट? सप्लाई कर्व ऑफ ए प्रोडक्ट, समझ पा रहे हैं? दाहिना तरफ शिफ्ट हो जाएगा कब? जब वेज रेट कम हो जाएगा। वेज रेट, वर्कर का वेज रेट कम हो जाएगा तो सप्लाई कर्व दाहिना तरफ शिफ्ट करेगा। किधर शिफ्ट करेगा? नेक्स्ट 8 नंबर नहीं आएगा, 9 नंबर भी नहीं आएगा, 10 नंबर आएगा। व्हाट इज मेजर बाई हेड काउंट रेशियो? हेड काउंट रेशियो कैसे मापते हैं? हेड काउंट रेशियो से क्या मापेंगे? गरीबी। क्या मापेंगे? याद रखना, हेड काउंट रेशियो से क्या मापते हैं? और गरीबी को क्या कहते हैं? पॉवर्टी। क्या कहते हैं? हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट माने प्रत्येक हेड, हेड हेड, ई गरीब है, ई गरीब है, हेड काउंट, समझे? हेड काउंट रेशियो से क्या मापते हैं? गरीबी। इनको लगा हम बोलेंगे, इनको हम नहीं बोलेंगे भाई। आइए गरीबी। नेक्स्ट मत बोलिए सर। 2 का 1 में ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आसबेना है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस में भेदभाव मोनोपोली में होता है, इधर तो है ही नहीं कंसेप्ट। द मार्केट इन विच देयर आर न्यूमरस बायर एंड ओनली फ्यू सेलर इज कॉल्ड ओलिगोपोली। बहुत आपका बायर है और खरीदने वाला क्या है? ओनली फ्यू सेलर। खरीदने वाला, बेचने वाला कुछ है, बेचने वाला और खरीदने वाला बहुत है। क्या इसे ओलिगोपोली बोलते हैं? हाँ। जैसे ट्रक बेचने वाला कंपनी कुछ ही है, खरीदने वाला बहुत है। बाइक बनाने वाला कंपनी कुछ ही है, बेचने वाला बहुत है। इसे कहते हैं ओलिगोपोली। फ्यू सेलर मैनी बायर, फ्यू सेलर ट्रू है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट, ट्रू और फॉल्स? मार्कअप इज नथिंग बट प्लांट प्रॉफिट है। मार्कअप माने क्या? मार्कअप इज नथिंग, मार्कअप क्या है भाई? प्लांट प्रॉफिट है, जो हम प्रॉफिट करो वही तो मार्जिन बोलते हैं ना। मार्जिन नहीं आ रहा है, मार्जिने नहीं है, माने मार्कअप नहीं है। इकोनॉमिक्स के भाषा में मार्जिन नहीं है माने मार्कअप नहीं है। तो भाई ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी मार्कअप इज नथिंग हो गया, ट्रू। उसके बाद देखिए वेरिएंस तो आएगा नहीं, 3 नंबर नहीं आएगा, 4 नंबर भी नहीं आएगा, 5 नंबर आएगा। देखो, in 1993 the government of India appointed dash committee to reform the insurance sector। इंश्योरेंस सेक्टर का सुधार के लिए कौन सा कमेटी बनाया गया? मल्होत्रा कमेटी। कौन सा कमेटी? उसके बाद देखो भैया क्या है, मल्होत्रा कमेटी। उसके बाद क्या है? ए पेरिसेबल गुड्स है जो वेरी लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पेरिसेबल गुड्स का प्राइस इलास्टिसिटी कम होता है। यस ट्रू है, ट्रू है। पेरिसेबल माने खराब होने वाला वस्तु, खराब, नष्ट,
दूध, दही, मांस, मछली, दूध, दही, ऐसे गुड्स को पेरिसेबल कहते हैं, नष्ट होने वाला वस्तु। नष्ट होने वाला, इसका प्राइस इलास्टिसिटी लो होता है, कम होता है। समझे क्या बोले? ट्रू है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, द सप्लाई कर्व विल बी हॉरिजेंटल इफ सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक है। परफेक्टली इन इलास्टिक है, सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है, अभी बता रहे थे। खड़े हैं तो वर्टिकल, खड़े हैं तो परफेक्टली इन इलास्टिक का वर्टिकल होता है, परफेक्टली इलास्टिक का हॉरिजॉन्टल होता है। परफेक्टली इलास्टिक का क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है प्राइस फिक्स है, डिमांड स्वतंत्र हो गया है। प्राइस फिक्स है, डिमांड क्या हो गया है, इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या कहते हैं? माने इलास्टिक माने एक चीज़ फिक्स है, दूसरा स्वतंत्र है। समझे क्या बोल रहे हैं? हाँ, जैसे पार्ले जी, पार्ले जी का प्राइस फिक्स है, कभी हम लोग खा रहे कभी नहीं खा रहे, स्वतंत्र है पार्ले जी। कभी ज़्यादा बिकता है, कभी कम बिकता है। कुछ लोग डॉगी को खिलाते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हो? लोगों को लगता है डॉगी बिस्कुट है ये। चलो कहाँ पे, तो क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। कितना नंबर क्वेश्चन में थे बोलो? 6 का और 8 नंबर आसवेना, 7 नंबर नहीं आएगा, 7 का और भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 8 का और भी नहीं आएगा, और 9 आएगा। देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुबर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट और पुबर्टी का बहुत गहरा संबंध है। हाँ, गरीबी कब होगी? जब बेरोजगार है। गरीब कब कहलाएंगे? जब बेरोजगार है। और बेरोजगार कब कहलाएंगे? जब गरीब है। तो गहरा संबंध है, क्लोज रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ट्रू है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? इनकम इनइक्वालिटी हैज इंक्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। है जब जब सरकार प्लान करके आता है तो लोगों का इनकम क्या हो जाता है? इनइक्वालिटी डिफरेंस हो जाता है, बदल जाता है। हाँ, डिफरेंस। ट्रू है भाई। प्लान पीरियड समझते हैं, सरकार नहीं लेके आता है प्लान कि हमको गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इतना सैलरी बढ़ा देना है, ये कर देना है। बोलते हैं ना कि इतना पे कमी लग गया, सैलरी इतना पे वेतन लगा, इतना लगेगा तो डबल हो जाएगा। एम्प्लॉय लोग खुश हो जाता है, तो उसका तो डबल हो गया और लोग का तो डबल नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं? यस, उसका तो डबल हो गया, इधर तो डबल नहीं हुआ। इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगा। इनकम इनइक्वालिटी, तो प्लान पीरियड में, गवर्नमेंट का प्लान पीरियड में हमेशा इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगा। समझे? प्लान पीरियड नहीं समझते, सुनते नहीं है। 6 पे लग जाएगा ना, तो 20,000 सैलरी है तो एक बार 40,000 हो जाएगा, बोला जाता है ना। मोदी सरकार को सब लोग बोल रहे हैं कि तो कोई प्लान है नहीं, ये नहीं ला रहा, पे नहीं लेके आ रहा। समझे? कांग्रेस का जमाना में होता था एक बार सैलरी डबल। समझे कि नहीं समझे? 2011 में ऐसा हुआ था। 2011 नहीं, 2012 में पे जब लागू हुआ था, एक बार लोग का इनकम डबल। स्कूल वाला फीस यहाँ 300 लेता था, हम लोग का 495 का महीना लेने लगा। उसको लगा वो सबका इनकम बढ़ा है तो हमारा भी इनकम बढ़ेगा, तो फीस में डबल कर दिया सब स्कूल वाला। अब 300 का महीना जहाँ लगता था, कितना लगा? 495। हाँ वही, मैंने 5 रुपये। चलो हम लोग के टाइम में, उस समय हम लोग का टाइम था 2012 का बात कर। चलो आगे नेक्स्ट किसका बात कर? देखो भैया लास्ट क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। LIC कब पैदा हुआ था? 1956। LIC कब एस्टैब्लिश हुआ था? समझे? नहीं समझे?